न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की जानब से तमाम नाजरीन को और खसूसन आज सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार नईम कैसर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सियासत एक मुसलसल प्रोसेस का नाम है और खसूसन ऐसी कौमें जो राइट की अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हों तो उन्हें ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल ऐसे ही है जैसे बड़ी खामोशी सी तारी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी कम्युनिटी ने या मिनारिटी ने अपने जो हदफ हैं वो हासिल कर लिए हैं, मुतमईन हैं। और जैसा कि अक्टूबर बड़ा अहम रहा, नवंबर बड़ा अहम रहा आगाज़ में, चूँकि अमेरिका के इलेक्शन हुए और जिसमें डोनाल्ड जॉन ट्रम्प दूसरी बार सदर मुंतखब कर लिए गए, जिसकी क्या तवक्कुआत हैं, वो हमारे मसीही क्यों बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल भी पेश आ रही है। और उसके बाद हमने देखा उससे पहले कि एक आइनी तरमीम की बात बड़ी ज़ोर शोर में थी, 26वीं आइनी तरमीम जिसमें जजेस का हुआ, फिर चीफ जस्टिस ईसा काजी फाइज काजी रिटायर हो गए, फिर उनको जो है बाद में कोई मुतनाज़ा बना दिया गया, फिर मंसूर अली शाह की भी बातें हो रही थी और इस तरीके से हालात कुछ सियासी अच्छे नहीं हैं। तो नईम साहब, पहले आप बताइएगा कि क्या हाल है। जो मैंने कहा कि हमारी कम्युनिटी में बड़ी खामोशी सी है, ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरा ख्याल है सारे हदफात या उन्हें हकूक सारे वो मिल गए जिसके लिए वो जद्दोजहद कभी कभी आ जाते हैं जद्दोजहद करने के लिए। जी जी नईम साहब, खुश आमदीद एक दफा फिर। जी थैंक यू सो मच सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया। और एनसीएन नेटवर्क का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि जो भी हालात हाजरा हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकें। और आपकी इस सारी एफर्ट्स के लिए, इस सारे नेटवर्क के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग इस वक्त हमें जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। तो अभी लोग क्यों खामोश हैं? आपका पहला सवाल तो ये है कि लोग अब क्यों खामोश हो गए, और आपको ये लग रहा है कि अब इसमें इशू ये है कि कौम जो है उसका खामोश होना जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज्यादा अभी भी हैं। आपको पता है माइनॉरिटीज के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज हैं पाकिस्तान में इस वक्त। पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी है। और आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान की तारीख में ऐसे काम जो हैं वो हुए हैं जो तारीखी हैं, और इनके नताज बहुत दूर रस, यानी ये दहाइयों तक इसके नताज जो हैं वो होंगे। मसलन इसमें आप देखिए 26वीं आईनी तरमीम जो है, और आइन को जो है वो रिविजिट किया गया है मुकम्मल तौर पर। 18वीं आईनी तरमीम के बाद अगर एक बड़ी मेजर रिविजिट हुआ है आइन, तो वो ये 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में हुआ है। और इसमें पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े अहम, एक 26वीं और एक 27वीं, मैं उसको 27वीं आईनी तरमीम इसलिए कहूंगा कि अब वो हो गई उसके जो जिसमें सर्विसेज चीफ्स वाला मामला है, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस की जो बेंचेस की तश्कील वाला मामला है। तो इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है पाकिस्तान में हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती, कभी कोई ये सोच नहीं सकता था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियरिटी से हट के जो हैं वो पैनल के ऊपर जो है उनको नॉमिनेट किया जाएगा। जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ से, जिसमें पार्लियामेंट्री जो प्रेजेंस है वो बहुत बड़ी तादाद में होगी। तो अब ये एक बड़ा मतलब मार्कातुल आरा काम जो है वो पाकिस्तान में हो चुका। और उसके बाद फिर सर्विसेज चीफ्स की जो सर्विस की मुद्दत है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं, इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी तौसीह भी 5 साल तक हो चुकी। यानी अब आइंदा इन सर्विसेज जो सिटिंग सर्विसेज हैं, चीफ्स हैं, इन समेत जो आइंदा जो सर्विसेज चीफ्स होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल हुआ करेगी। चीफ जस्टिस की 3 साल कर दी गई है, और वो फिक्स होगी। क्योंकि पिछले दौर में आपको मालूम है कि बड़े लंबे लंबे टर्न्योर भी जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान ने जो है वो गुजारे हैं। तो अब ये काफी सारी चीजें जो हैं इन दो आईनी तरमीम के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे जो डिस्टेबलाइजेशन के जो मामला थे, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिससे पार्लियामेंट, जिससे और बहुत सारी चीजें जो है वो होती थी,
उनको सेटल किया गया है। तो इसलिए अब आपको फिलहाल ये लग रहा है कि सरफस के ऊपर जो है वो एक सकूत है, एक खामोशी है, एक मतलब ठहरा हुआ है ये जो समुंदर है। तो नईम उसमें साहब, नईम साहब, जी माजरत जी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा, बल्कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि काफ़ी सारा टेंशन भी थी, बड़ी रातों रात ये बोला जिस तरीके से इसको पास करवाया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रात के अंधेरे में वो खंजर, पीठ में खंजर घोंप दिया। इसकी ज़रूरत क्या थी, और वाकया ही ये सूझबूझ है कुछ? जी। देखिए, इसमें जहां तक इसकी जरूरत का ताल्लुक है तो हम्म। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, वहां ये समझा जाता है कि पार्लियामेंट इज सुपीरियर देन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो जो पार्लियामेंट जो है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी कानून साजी जो है वो कर सकती है। और कानून साजी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने एक राह मुतय्यन करनी है कि आपको किस पाथ से चल के किस मंजिल तक पहुंचना है। तो जाहिर बात है वो तमाम जो रास्ते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर से निकलते हैं। यानी उसमें जुडिशरी क्या करेगी, कैसे करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फौज का क्या किरदार है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है, जुडिशरी का क्या किरदार है, मुकन्ना अदलिया, प्रेस का क्या किरदार है। तो ये सारी चीजें बड़े अरसे से, तकरीबन 75 साल से पाकिस्तान में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो चल रहा है, बीच बीच में मार्शल भी लगते रहे हैं और डिरेल भी होता रहा ये सिस्टम। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली हम जमहूरी मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ही जो है वो आना पड़ता है, चाहे हम कहीं से भी घूम के आए। तो फिर जमहूरी सिस्टम जो है उसकी बुनियादी जो साख है या जो उसकी बुनियाद है वो पार्लियामेंट है। अब जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो अब आपने, क्योंकि ये सवाल किया कि इसकी जरूरत क्यों पेश है, पार्लियामेंट के अंदर ये बड़े अरसे से डिबेट हो रही थी कि जब भी पार्लियामेंट अपना नुमाइंदा या वजीर आजम मुल्क का, और पार्लियामेंट इलेक्ट करती है आवाम, तो उसको जो है वो जब भी जिसका दिल चाहता है, कभी अदलिया का दिल चाहता है तो वो मियां नवाज शरीफ के पनामा की शक्ल में, और कभी यूसुफ रजा गलानी के, वो आपको मालूम है 30 सेकंड की सजा की शक्ल में उसको घर भेज देती है। कभी फौज आ जाती है और वो मार्शल लगा देती है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रोल बैक कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बड़े अरसे से कंसेंसस था। आपको मालूम है कि सीओडी जो है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लंदन में साइन हुआ था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, और उसके बाद मतलब दो ये की प्लेयर्स थे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर साइन किए थे। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमें ऐसा जो है, एक तो हम फौज को नहीं बुलाएंगे, ये उसमें लिखा हुआ है, अगर आप उसके जो नुकात है उसमें देखें कि हम किसी मामले के हल के लिए फौज को नहीं बुलाएंगे। फिर उसके बाद ये भी उसमें लिखा था कि जो जुडिशियल मैटर्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब मुझसे पहले आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है सैयद सज्जाद अली शाह साहब की हुकूमत में टन्योर में चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त वाइंड अप कर दी गई। तो ये सारी चीजों को आज तक जितनी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो चैलेंजेस दरपेश रहे, उसके ऊपर जब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सर जोड़ के बैठे, तो फिर इन्होंने वो तमाम फ्लॉज को जो है वो आइडेंटिफाई किया कि हमें फौज के साथ कैसे अच्छा ताल्लुकात बनाने हैं। उनके चीफ को 5 साल की सर्विस देनी है, हो गया। इनको ये लगा कि जी हमें चीफ जस्टिस जो हैं उसको 3 साल की मुद्दत देनी है, हो गया। इनको ये लगा कि जजेस की जो तैनाती है वो पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। वो हो चुका है, पहले किया गया 18वीं तरमीम में, लेकिन फिर 19वीं तरमीम लाई गई। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त नाराज हो गए, चीफ जस्टिस थ्रेट किया उन्होंने पार्लियामेंट को, जो हमारे जराए हैं वो बताते हैं, जो जो ये सियासतदान है। तो उसके बाद फिर वो रिवर्ट कर दी गई, और दोबारा अब वो उस तमाम चीजों को जो है वो बहाल करके बनाया, इसको असल में इस तरह से गया है। और जो अब ये कहा जा रहा है कि इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्मूथ होगा, और जो पार्लियामेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी अवाम को जो उनको इलेक्ट करते हैं, उनको सर्व कर सकेगी। और उसके ऊपर जो थ्रेट्स थे, कभी जुडिशरी की शक्ल में और कभी समझने के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जो थ्रेट आते थे, अपनी तरफ से इन्होंने उनको रोल बैक किया है, कम किया है, कि आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग हो और मुल्क जो है वो आगे चल सके। सो इसकी वजह एक तो ये थी। दूसरा सवाल आपने क्या फरमाया था कि इसकी एक तो वजह क्या थी और दूसरा इसके फवायद क्या होंगे। फायद तो उसके जारी बात, किसी भी मुल्क में आपको मालूम है कि जब तक वहां की जो स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, हुकूमत सर्व नहीं कर सकेगी, एक्ट नहीं कर सकेगी, तो वो सर्व नहीं कर सकेगी पब्लिक को ना। उनको कोई मुफाद, कोई बेनिफिट्स, जो उनकी सहूलियात के काम है, उनको सोशलाइज जो लाइफ है उसको उनको उनकी खिदमत नहीं कर सकती। तो अब ये पार्लियामेंट समझती है कि हमारे अगले 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और हम 5 साल अब रहेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे, उससे महंगाई, बेरोजगारी, ये बिजली और ये सारे मामला जो है हम इसको सेटल करने में जो है वो हमें 5 साल अब मिल गए हैं।
जी। जी, ये तो एक बात हो गई, जैसे कितनी हुकूमत जब मर्जी उनको हटा दिया जाता था, करप्शन का करके मार्शल को मौका दिया जाता था या इस तरीके से। लेकिन जो आम लोगों का कहना है ये कि सियासत आपकी और अदलिया, इनको स्टैब्लिशमेंट का सामना है, दबाव का सामना है, उसकी वजह से कई फैसले जो हैं अब भी ऐसे, जैसे काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बना दिया गया है। तो क्या ये वाकया ही इसी तरह ही है कि स्टैब्लिशमेंट ही अदलिया को भी और सियासत को भी चला रही है, या दबाव है उनका सख्त? अच्छा देखिए, ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला आपका क्वेश्चन है, ये मैं इसको बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन को ऑन करता हूँ कि पाकिस्तान में बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका एक बड़ा अहम किरदार है। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, एक तरफ आपके अफगानिस्तान है वो जो ऑनवर्ड आगे मुश्रिक होते हुए यूरोप तक जाता है, उसके बाद एक तरफ आपकी इंडिया है, चाइना है, दुनिया की दो बड़ी आबादियां रखने वाले ममालिक, एक आपके दाएं है एक आपके बाएं हैं, यानी 1.5 अरब आबादी के ममालिक जो हैं वो आपके दाएं बाएं बसते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो आपके अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है। बाकी चाइना और वो उनको तो आप देख ही लें, फिर उसके साथ ईरान की सिचुएशन आप देखिए, उसके साथ ही आप मिडल ईस्ट और मशरक वस्ता के जो हालात हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा यहाँ जो है, लोगों को असल में ये बात समझनी चाहिए, जो एक बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान किसी भी यूरोपीय मुल्क की तरह जो है वो सोशल स्टेट नहीं है। हम असल में सिक्योरिटी स्टेट हैं। हमारा जो सारी पॉलिसी है वो सिक्योरिटी की बुनियाद पे बनती है। हमारी जो सारी पॉलिसीज हैं वो थ्रेट्स की बुनियाद पे बनती हैं कि हमें राइट साइड से क्या थ्रेट है, हमें लेफ्ट साइड से क्या थ्रेट है। इधर आप देखिए कश्मीर की साइड से हमें क्या इंडिया से थ्रेट है, पंजाब के बॉर्डर पे क्या थ्रेट है, अगर हम बलूचिस्तान जाएं तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्या थ्रेट है। केपीके के अंदर 2700 किलोमीटर का बॉर्डर आपका डेवरन लाइन जिसको आप कहते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है और ओपन बॉर्डर है, मतलब उसके ऊपर कोई बाढ़ नहीं है। अब कभी काफी हद तक बाढ़ वहां लगाई गई है अब आके। तो इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो लोग सोचते हैं वो इसको आइडियलाइज करते हैं, तो उनको शायद इसके जो जमीनी और बुनियादी हकायक हैं उससे आगाही नहीं है। और इसी वजह से वो ये समझते हैं कि ये एक सोशल, पाकिस्तान इज नॉट अ सोशल स्टेट। हाँ, हम यहाँ आई पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने रियासत मदीना की बात की, सोशल स्टेट बनाने की बात की, वादे किए, नारे लगाए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा की रोल है, और वो उसकी वजह ये है कि हमारी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो एक ऐसे खिते में हम आबाद हैं। पाकिस्तान ऐसी जगह पर, इसका महल वकूअ एक ऐसा है कि इसमें अगर आप सिक्योरिटी को निगलेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो फिर आप देखिए कि आप जरा सा बलूचिस्तान में अगर आप कोई रिलैक्स करते हैं तो फिर वहां इसी किस्म के, जैसे आपने फरमाया कि आज वहां सुबह रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ, केपीके के अंदर आप देखिए कि आपने इमरान खान साहब के दौर में अफगानिस्तान बॉर्डर रिलैक्स किया, आज केपीके में पर डे जो है वो 10 12 14 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं उनको शहादतें जो है वो उनकी होती हैं। तो इसी तरह जब जब भी इसको आप रिलैक्स करेंगे, सिक्योरिटी से हटेंगे, तो फिर पाकिस्तान के जो स्टेबिलिटी है, जो इसमें अमनो अमान की, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको आप कभी भी स्टेबल नहीं रख सकते। जी। ये तो आपने बजा फरमाया। असल में हमारी जो जमहूरियत है वो पूरी तरह वहाँ पनप नहीं सकी, जिसकी वजह से बॉर्डर उसको खतरा रहा। जब भी जमहूरी हुकूमत एक स्ट्रांग होगी तो फिर उसके बॉर्डर भी महफूज होते हैं कि किसी को मौका नहीं मिलता कि हर एस्टेब्लिशमेंट का काम अपना, अदलिया का काम अपना। ये अच्छा, ये तो सारा इस तरह एक हमने एक थोड़ा सा जायजा लिया। अब देखते हैं कि ये 26वीं तरमीम जो थी, इसमें मिनॉरिटी को हम कहते हैं कि नेग्लेक्ट किया गया, या वो कम से कम उनके लिए भी कुछ कवानीन बनाए जाते। इसमें आप कैसे एंगल में सोचते हो, वाकया ही 26वीं तरमीम में अकलियत यकसर फरामोश की गई हैं? अच्छा देखिए, मुझे इसमें ये नहीं समझ लग रही कि हम्म। क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी तजवीज जो है वो जेर अल्तवा थी हम्म। मिनॉरिटीज के हवाले से, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मसलन क्या वहां किसी ने कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि जिससे ये कहा जाता कि पंजाब असेंबली की 8 नशिस्तों को 16 कर दें, कौमी असेंबली की मिनॉरिटीज की 10 सीटों को 20 कर दें, या सेनेट की 4 नशिस्तों को 8 कर दें। तो इसलिए पहली तो बात मुझे ये नहीं समझ लग रही, या कोई ऐसा कानून वहां था
कि जी मतलब कोई भी ऐसी कोई प्रपोजल मेरे हिसाब से पेंडिंग नहीं है और ना ही मेरे इलम में है। बहरक है, अब जब आप ये देखिए कि निकलेक्ट कहाँ किस चीज में निकलेक्ट किया गया है, सिर्फ तनकीद नहीं हमें कर देनी चाहिए, हमें उसका सॉलिड एविडेंस भी देना चाहिए ना कि जी ये काम होना चाहिए था या ये चीज पेंडिंग थी। मसलन आज आप ये कह दीजिए कि मिनॉरिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चर्चिज की प्रॉपर्टीज हैं, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस ला के कहा गया कि जी चर्चिज की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, ठीक है जी, ये आपके बिल में मेरे बिल में, या तो हमें बताएं कि इस कानून के हवाले से किसी ने कोई और तरमीम जमा करवाई हो और कहा गया जी कि उसको इंटरटेन नहीं किया गया, उसको लॉ नहीं बनाया गया, मसलन एक चीज ये है। या कोई शादियों के हवाले से, या कोई अबडक्शन के हवाले से, या कोई मैरिज एज लाइफ, कोई ऐसा कानून मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि कोई ऐसी चीज है, अगर ऐसी चीज नहीं है तो फिर ज्यादती किस बात की। अच्छा, बाकी चीज रही आपकी बात कि 26वीं आईनी तरमीम में निगलेक्ट हुई है माइनॉरिटीज, ये बात आपको शायद याद होगा। 18वीं तरमीम जब मैंने आपको बताया कि 75 साल के बाद पाकिस्तान ने अपना पूरा आइन रिविजिट किया था, तो उसमें भी ये बात हमारे सामने आई थी कि जी जो मिनॉरिटीज हैं उनको नहीं लिया गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब जो शहबाज भट्टी साहब हैं वो उसमें नहीं उनको रखा गया था उस कमेटी में, जिस कमेटी ने इसको रिविजिट किया था सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को। तो इस वजह से उस वक्त तो चलें समझ लगी कि जी क्योंकि कोई मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वहां। तो इस दफा मुझे नहीं समझ लग रही कि किस चीज में ज्यादती हुई। अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन मुझे कर सकें या कोई शिकायत आप तक पहुंची है तो प्लीज बताइए, देन आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड एक दैट। तो जो लोगों का अपना तो मैं फिर शेयर करूंगा, लेकिन ये जी कहना कि ये जो आईनी एक कमेटी बनाई गई, जी जिसका एक फिर बेंच भी बना, आईनी एक अदालतें अलग हुई, जिसमें मेरा ख्याल है किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन को उसमें नहीं लिया गया। उसमें ये एक कुछ आ तो रही हैं। दूसरा मैं जो सोचता हूँ कि हमारे जो सियासी लोग हैं, ठीक है, जी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, जैसे आप भी कह रहे थे। तो जब कोई स्टेप नहीं लेते, ये वहां से निकले नहीं, मैरिज एक्ट से नहीं निकले, वो मैरिज एक्ट ही ले ले आप, पर्सनल लॉ से अलावा निकले ही नहीं। हालांकि बहुत बड़ी एक गैप तो है कि जैसे पंजाब असेंबली में भी स्पीकर ने रमेश अरोड़ा से पूछ लिया कि भाई प्रोटेक्शन के बारे में आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा हम्म अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं है। काफी मतलब एक अच्छा तासर मिला स्पीकर साहब की तरफ से। तो जी मैं यही कहना चाह रहा था कि एनी पैकेज या जो कुछ लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस आईनी अदालत को, कह लें एक हम्म। कोर्ट, कह लें आईनी कोर्ट एक अलग। इस वक्त हमें दो कोर्ट नजर आ रही हैं। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक आईनी बेंच हो गया है जी और एक सुप्रीम जी कोर्ट जी। रेगुलर केसेस सुनने वाली। अब हम्म गुजारिश ये है हम्म कि इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, हम्म जब लॉ मिनिस्टर की फर्स्ट स्पीच उस रात को आई थी जिस वक्त ये 26वीं आईनी हम्म तरमीम जो है इसको ले होना था नेशनल असेंबली में इस बिल को, तो उस वक्त उनका ये लफ्ज था कि हम्म अकलियत का एक नुमाइंदा होगा या खातून एक नुमाइंदा होगी। तो उसके बाद फिर वो खातून तो नुमाइंदा बनी, अकलियत कहाँ गई? उन्होंने कहा था कि एक अकलीती नुमाइंदा भी हम इसमें लेंगे। अब वो हम्म कहाँ गई? इसको जब मैंने थोड़ा सा जब इसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ लोगों से बात की, कुछ मालूमात लेने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा, मैं आपको बिल्कुल अब पर्सनली ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें आप इसको। हम्म और उसमें मुझे ये पता लगा कि कुछ तो अपने ही उसमें टांगे खींच रहे थे, मिनॉरिटीज के अंदर भी काफी रिफ्ट था और इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हो सका। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा मसला आया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया कि इसमें खातून मेंबर तो ले लें, मिनॉरिटी का मेंबर ना लें। तो ये इसकी वजह से भी फिलहाल जो दो इजलास जुडिशल कमीशन के हुए हैं उसमें खातून मेंबर को जो है वो बिठाया गया है। अभी तक मिनॉरिटी का कोई मेंबर जो है वो इसमें जो है नॉमिनेट नहीं किया गया। लेकिन मैंने जब लॉ मिनिस्टर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे इसमें मुझे तासुर मिला है, अब मुझे पता नहीं ये इम्प्लीमेंट होता कि नहीं। उनका ये ख्याल था कि अगर कोई मिनॉरिटीज के हवाले से कोई इशू आएगा तो जब उनका बेंच बनाने लगेंगे इस इशू के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे कुछ को किसी मिनॉरिटी मेंबर को उस दिन जुडिशल कमीशन के अंदर जो है वो नॉमिनेट करके तो बिठाया जाए। लेकिन अब इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है, अमल दरामद होगा, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। जी जी अच्छा, वो दूसरा ये भी था कि हमारा दरीना एक या बड़ा मुतालबा ये है कि हमें वोट का हक दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट एक हो गई, आईनी कोर्ट एक हो गई,
अब कौन करेगा या किसको कंसर्न करना चाहिए कि ये हमारा जो है मुतालबा क्यों पूरा नहीं किया जाएगा? एक दूसरा जो है, जो हमें कौम मुत्तहिदा का एक चार्टर्ड है जिस पे साइन भी किए हुए हैं कि अकलियत है क्या, इनको मुकम्मल हासिल हकूक हासिल होने चाहिए, लेकिन माइनॉरिटीज को एक बड़े हकूक ही हासिल नहीं है, कई सारे, वो सरबराह नहीं बन सकता। इसको आप अगर तोड़ लें पहले कि वोट का हक के लिए कहाँ, किस अदालत का, दोनों में से किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए? अच्छा जी, इसमें जी मेरी जो बतौर जर्नलिस्ट थोड़ी सी मैं इसके ऊपर जो मैंने हम्म। कोटिंग की हुई है, वो मुझे ये लगता है कि पहले हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ जो हमारे मौजूदा अरकान हैं ये खुद से आवाज़ उठाएंगे, कोई बिल लेके आएंगे कि जी हम ये निज़ाम इंतखाब नहीं चाहते, हम हम्म। दूसरा निज़ाम इंतखाब चाहते हैं, और वो जो भी उसको बिल के अंदर डिज़ाइन करके देंगे, हम्म। ज़ाहिर बात है वो पार्लियामेंट उसके ऊपर वोटिंग करेगी या कानून साजी फिर हो सकेगी। अब जब वहाँ कानून साजी जो है वो अभी मौजूद है, और अभी आपको मैं एक ये बताता चलूं कि 26वीं आईनी तरमीम में ये तय कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, ना बना सकेगी, ना तशरीह कर सकेगी, और ना ही कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे सकेगी जो प्रे रिक्वेस्ट ना हो, जो दरख्वास्त में नहीं होगी वो चीज भी नहीं दे सकेगी। सो मेरे दानिश के मुताबिक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इन्हीं अरकान को एक बिल बना के पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा। जब वहां जाएगा और नए सिरे से डिबेट होगी, कानून साजी होगी, तो फिर इसका कोई हल निकल ये सकेगा। ये तो आप भी जानते हैं कि पंजाब असम्बली में क्रिस्टोफर फेल्बूस ने ये कहा कि अगर अच्छा होता कि मैं अपनी कम्युनिटी से मुंतखब होकर या उनसे वोट लेके आता, तो जो दिलावा नोटिस तो हुआ है, लेकिन जी। उसमें आगे क्या स्टेप हुआ, कोई ऐसा आपको, आपके इल्म में कोई बात आई हो? अच्छा देखिए, कहना जो है वो बड़ा आसान है कि मैं वोट हम्म। लेके आता, हम्म। लेकिन जब वोट लेने जाएगा बंदा या कोई भी रुकन असेंबली या कोई एमएनए साहब या एमपीए साहब, तो ये तो फिर ही पता लगेगा, क्योंकि ये घोड़ा और घोड़े का मैदान आपने देखा है, यहाँ पहले इलेक्शन होता रहा है। अगर ये चाहेंगे तो कानून साजी के लिए बाइकआउट कर दें कि जी हम इस असेंबली के हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब मुझे तो बड़ा शॉर्टकट वे लगता है कि जब तक नई कानून साजी नहीं की जाती और हमें वोट लेके आने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक हम किसी भी लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, पार्लियामेंट के कार्रवाई का। ये तो बिल्कुल सादा सा काम है, इसमें तो कोई हम्म। नारेबाजी की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना ही है ना कि आपने एक यूनानिमसली, यानी हम्म। मुत्तफिक होकर तमाम माइनॉरिटी मेंबर्स ने यही कहना है ना कि जनाब हम पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई अपने अलाउंसेस नहीं लेंगे, कोई प्रिविलेजेस नहीं लेंगे, कोई चीज, मतलब एक किस्म जिसको क्या कहते हैं, बाइकआउट कह लें इसको, चलें, कि हम्म। हमें जब तक आप लेजिस्लेशन नहीं करके देते कि हम्म। हमारी सीटें जो है वो वोट के जरिए आए, हम वोट लेके आएंगे अपनी आवाम से, और उसी हम्म। तरह पहले की तरह अगर 8 एमएनए एमपी हैं, 8 हल्के बना दीजिए, और एमएनए अगर 10 है तो 10 हल्के पूरे मुल्क के बना दीजिए, हम जाएंगे जी, हम इलेक्शन लड़के आएंगे, तो फिर हम आपके साथ होंगे, तो उसको नेक्स्ट असेंबली से इम्प्लीमेंट करवा लीजिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है। मतलब इसको सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू जो है वो इसमें सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, कि मैं आज कह दूं आपको कि बस मैंने कह दिया जी और मैं जीत के आऊंगा, और ये तो फिर हम्म। भाई उसके लिए आपको अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। और सबसे सादा काम यही है कि आप हुकूमत को कहें कि जी ये हम सब ने मुत्तफिका तौर पर एक बिल बना दिया है, बराए मेहरबानी आप इसको इसको लेजिस्लेट कर दीजिए, हम भी वोट देंगे, बाकियों से भी वोट लेके दें आप हमें, और कौम को बताइए कि देखिए जी हम तो कह रहे हैं कि हम वोट के जरिए आना चाहते हैं, हुकूमत नहीं मान रही या अपोजिशन नहीं मान रही, देखो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीज सबके सामने वाजे हो जाएगी कि कौन चाहता है कि नॉमिनेशन के साथ आए, कौन हम्म। चाहता है कि वोट के साथ आए। इसमें तो कोई मेरा ख्याल साइंस है ही नहीं इतनी बड़ी, कोई अच्छा, रॉकेट अभी साइंस। एक तो जीवा साहब है कौमी जी जी। असम्बली में, ठीक है, उसके बाद ताहिर खलील संधू साहब है सेनेटर। अब जी इनका क्या इरादा है, वो आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि इन्होंने कभी, मेरा ले जुदा गाना कह ले, या जुदा गाना को भी एक साइड पे रखते हैं, हम कहते हैं कि हकू राइट, हमें ये जो है वोट अपने नुमाइंदे चुनने का एक हक दिया जाए, वो कैसे भी है, मतलब हमारे नुमाइंदे वोट लेकर असेंबली में आए। आपको कोई धुआं उठता नजर आ रहा है कि ये कोई सेनेटर या कौमी असेंबली में कोई कोई आवाज उठाएगा? देखिए, गुजारिश ये है, हम्म। बड़ा सादा सा मामला है जावेद भाई। आम हम्म। इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान में, अब जनरल हम्म। सीट का, वो एक हम्म। एमपीए का 2 से 2.5 करोड़ का हो चुका है, और एमएनए जो है वो मैं गोशवारों की बात नहीं कर रहा, जो खर्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। गोशवारे में तो हम 30,000 में इलेक्शन लड़ते हैं, या 70,000 रुपये में एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं, हम्म। एमपीए 30,000 खर्च करके तो इलेक्शन पूरा हम्म। लड़ता है। हम्म। लेकिन जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनको पता है कि एमपीए को हम्म। कम से कम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ खर्च करना पड़ता है। एमएनए जो है
वो 4 से 7 करोड़ पे एक इलेक्शन है अभी इस वक्त पाकिस्तान में। अगर इस इतने पैसे हैं किसी के पास और वो जाके पूरे पाकिस्तान में लड़ना चाहता है, तो कौन रोकता कौन है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, कि ये तो रोकता कौन। ये तो नईम कैसर साहब, ये तो एक आजादाना हसीयत है कि वो वोट, उसमें भी रुकावटें तो आई थी कि सर, अब अपनी कम्युनिटी ने ही उनको वोट नहीं दिए। हमारे पास दो मिसालें हैं, एक फैसलाबाद भी मिसाल है, एक फिर इस्लामाबाद के मसाइल जहाँ पे सबसे बड़े वो खड़े थे, शेख रशीद भी था हल्के में, और जिया साहब के एजाज वो भी थे, काफी बड़े थे, वहां पे खड़े होने का तो मेरा नहीं ख्याल के। बहरहाल उन्होंने, उनकी एक प्रैक्टिस थी। हाल तो कुछ ऐसे ही हाल निकाल रहा है ना जो हमारे नुमाइंदे वोट लेकर आए हैं। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि ये जो आप फरमा रहे हैं, नायला हाँ। जे दयाल साहिबा ने इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद हम्म, से, इशफाक साहब थे उन्होंने भी इस्लामाबाद से लड़ा, यहाँ हाँ लाहौर में भी कुछ लोगों ने किस्मत आजमाई की। हाँ तो हाँ। आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या बना उनके साथ, क्या बीती उनके साथ। वो तो तो शिकवे वो, गिले ही ऐसे ही है कि भलाओ आप देखो हमारी कम्युनिटी ने हमें वोट कितने डाले। ये जी आजाद आला बिल्कुल। तो ऑप्शन खुला है। नईम साहब, आजाद आला तो ऑप्शन एक किस्म का खुला है, लेकिन और ऑप्शन जो हम जैसे कहते हैं कि इनके इलेक्शन ही फिर उसी बात पे आएंगे कि जुदागाना इलेक्शन पे आएंगे फिर। बात तो ये है। मैं तो ये चाह रहा था कि जुदागाना को लफ्ज को मैं ये लफ्ज ले लूं कि हमारे नुमाइंदे हमारा वोट लेकर आए। मैं तो सर बिल्कुल इसको हाँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं हम्म, इसका हामी हूँ कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हम्म, हैं, ये सारे लोग जो असेंबलीज में बैठे हैं इससे पहले वाले भी, हम्म, इनसे बड़ी कुर्बत भी रहती है, इनके साथ वोटिंग का भी बड़ा मौका मिलता है, इनसे बड़ी रहनुमाई भी हासिल होती रहती है, डिस्कशंस भी रहती हैं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं हमें निजी महफिलों में कि नहीं हम्म। जी, जो वोट वाला काम है ना वो वोट वाले काम है, और उसके बगैर अब हम जब आते हैं तो फिर उस तरह हमारी एक तो वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, और हमें उस तरह से वजन ही नहीं दिया जाता जिस तरह दिया है। तो कोशिश नहीं करते। हाँ जी। तो उसका जब उनको आप कहें कि बड़ा सादा सा हल है जी, आप इसमें कह दें जी हम बाइकाट करते हैं, यानी हम इस सिस्टम में रहते हुए हम सिर्फ एमपी एमएनए रहेंगे वोट की हद तक, लेकिन हम प्रिविलेजेस नहीं लेंगे तब तक कि जब तक हमारा ये कानून नहीं पास हो जाता कि हमें डायरेक्टली वोट लेके आने का हक दिया जाए। वहां फिर सारे खामोश हो जाते हैं, वो समझ नहीं लगती कि उसके आगे फिर वो क्या सोचते हैं। तो इसलिए अच्छा, ये एक चलते हैं हम और भी आगे। तो ऐसा है कि मसीही कौम जो है वो अपनी लीडरशिप लीडरशिप जो भी है, चाहे वो मजहबी है चाहे वो सियासी है, दो और हैं, वो उसका आगे चल के मैं जिक्र करता हूँ। तो इससे जी। बड़ी बेजार सी लग रही है कि ना तो मजहबी अपना हक अदा कर रहा है, तो ना सियासी हक अदा कर रहा है। तो इसकी वजह वजह क्या आ रही है? ये मैं कह तो रहा हूँ कि हक नहीं अदा हो रहा, लेकिन क्या अदा करना चाहिए था जो हक अदा नहीं हो रहा? देखिए बात ये है कि जहाँ भी मार्जिनाइज कम्युनिटीज है ना पूरी दुनिया में, हम्म, वो उनकी दौड़ जो होती है वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जैसी है ना, ये कहावत है। हम्म, वो भागते हैं अपने चर्च तक, चर्च के बाद चर्च के आगे अगर पादरी साहब का किसी एमपी एमएनए मिनिस्टर से रहा है तो यही हम्म, उनका कनेक्शन है और यही उनकी सिफारिश है। हम्म, अब क्योंकि अभी पाकिस्तान में कोई बल्दियाती निज़ाम ऑन ग्राउंड इस वक्त नहीं है ना जी, मतलब नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो वो फिर कर करा के जब वो चर्चिज में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले ही बहुत ज्यादा रश होता है, मतलब बहुत सारे लोग जो एप्लीकेंट होते हैं। हम्म, अब वो जहाँ एमपीए साहब को रीच आउट रीच करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसका मसला क्या है? मसलन पाकिस्तान में थाना, कचहरी, हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा मसला है। मैं पटवार खाना इसलिए नहीं अपनी कौम के बारे में कहता कि आप ये देखिए कि इनमें कितने लोग हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसमें बाकी लोगों के मसाइल पटवार खाना भी वो काउंट करते हैं कि जी थाना कचहरी पटवार खाना और अस्पताल यही मसले हैं ना जी पाकिस्तान में। हम्म, तो अब आप ये देखिए कि जिसने थाना कचहरी भुगताना है और उसको एक बड़ी नॉमिनल सी सिफारिश चाहिए कि जनाब वो इंस्पेक्टर साहब को कॉल कर दें कि वो हमारी बात बात सुन लें और यहाँ हमारा मुलायजा हो जाए, पुलिस हमारे साथ चली जाए, पैसे ना मांगे, चले मांग भी ले तो जरा नॉमिनल पैसे ले ले। तो अब जब उसकी रीच आउट होती है और वो उसको लगता है कि यार ये फलां पादरी साहब जो हैं इनका आगे फलां फलां लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ रहा है, मैं इन तक पहुंच जाता हूँ। अब वो जब वहां पहुंचता है वो भी नहीं मिलते। अब क्योंकि ग्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम एक सोसाइटी है और हम्म, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उसके हिसाब से हमारे मामलात और मसाइल भी उसी तरह के ही हैं। तो जब वो लोगों को वहाँ उनको कोई उनकी सुनता नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि वो उनका डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है, बेजारी, मतलब आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट ही है ना जी। तो जब वो हम्म, उसकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगी तो वो ये समझता है
कि जनाब ये चर्च हमारे किसी काम नहीं आ रहा, इसके लीडर्स हमारे काम नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकल निज़ाम हमारे किसी काम नहीं आ रहा, तो वो फिर सारी चीज़ों से बेजार है। अब इसको अगर आप ये मुझे पूछें कि भी इसका हल क्या है, तो हल तो सिर्फ यही है कि आपको लोगों को आउटरीच करना है। देखिए, मैं कोई इसको फेवरेबल नहीं कहता पॉलिटिक्स, लेकिन जो एमक्यूएम कराची में करती थी, मतलब तशद्दुद की बात नहीं मैं कर रहा, खुदा न खास्ता, मैं उनके सिस्टम की, निज़ाम की, और उनकी वो जो सारा उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर द सर्विंग सर्विस ऑफ पीपल बनाया हुआ था, अगर आप उसको देखें कि एक एमपीए एमएनए को उनके ऑफिस में आके बैठना है, आवाम की सुननी है, और वहाँ उनके मसाइल मौके पर हल करते हैं, जिसको ग्रास रूट लेवल आप कहते हैं, तो वो तो और चीज है। जब आप सर्विस स्ट्रक्चर इस किस्म का बनाएंगे और इस तरह से लोगों को सर्व करेंगे, तो फिर जाहिर बात है लोग आपसे मुतमईन भी होंगे। जब आप उनकी सुनेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके लिए अच्छे अल्फाज भी बोलेंगे। और अगर आप उनको सुन नहीं सकते, वक्त नहीं दे सकते, और फिर आप लोगों को ये भी कहेंगे कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ना आए हैं, ਅਸੀਂ ते आए हैं बस आ गए हैं, तो फिर वो उससे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बढ़ती है। और मेरा ख्याल है कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग तो पहले बड़े पिसे हुए लोग हैं, और अगर ये डिसअपॉइंट भी होंगे और ज्यादा इस तरह सिस्टम से बेजार होंगे, लोगों से बेजार होंगे, नुमाइंदों से बेजार होंगे, तो मेरा ख्याल इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द कम्युनिटी एंड द सिस्टम। जी नईम साहब, ये ट्रंप का गो के उम्मीद थी नहीं थी या बड़ा कोशिश की गई और बिलाखिर वो कामयाब हो गए, तो बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरे भी क्रिश्चियन जो हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं या खुशी का इजहार किया, कुछ उनके स्टेप भी ऐसे थे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे या क्या तबसरा करना चाहेंगे कि ट्रंप क्या तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? जी। अच्छा, अब ये सॉरी, मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई। ट्रम्प हम्म। साहब से तवक्कुआत किसको हैं? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को कोई ट्रम्प साहब से तवक्कुआत हैं जो वो खुश हैं? आपके सवाल में क्योंकि ये था। और अ, दूसरा ये कि जी 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 प्लीज। असल असल देखे, कुछ पता नहीं, मैं जब बात कर रहा था पहले भी कि एक डिप्रेशन कह लो, हम्म। फ्रस्ट्रेशन कह लो, खौफ और हरास कह लो, हमारी कम्युनिटी कुछ तवक्कुआत अपने पे तवक्कुआत नहीं करती, दूसरों से तवक्कुआत वो बहुत रखती हैं। मतलब हमें पहले तो अपना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें पिछला जब ट्रंप का था दौर, उसमें बहुत सारे मुझे जाती तौर पर भी तजर्बात हुए कि जो इमिग्रेशन का वक्ता डाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था, फिर ओपन कर दी, फिर कईयों को, क्रिश्चियनों को पाकिस्तान के वीजे ही नहीं मिले थे, पाकिस्तानी क्रिश्चियन को वीजे ही नहीं मिले थे, फिर भी अब भी वो इमिग्रेशन का वो उन्होंने एक नया ले लिया स्टेप के वो वहां पे जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उनको वापस, और वो अपना कंट्रोल इमिग्रेशन पे ज्यादा बेहतर कंट्रोल करेंगे। तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि उन्होंने जो मजहबी एक सिन की बात की है कि वो अमेरिका में कुछ ट्रांसजेंडर या कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो उसको खत्म करेंगे, उनकी गुंजाइश नहीं है या उस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो उसमें बड़ी इस तरह की दूरियां आई हैं ऊपर वाले से। जी। अब तो अब मेरा ख्याल है बेहतर होगा। अच्छा, मैं आपको मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। अगर तो सारी खुशी वीजे लगने की है कि हाँ। अमेरिका के वीजे लगने के ट्रम्प आ गए हैं, तो बराए मेहरबानी ये जरूर जहन में रखिए हम्म। कि अमेरिका को 234 साल हो गए हैं, और ये उनका 47वां 47th प्रेसिडेंट था हम्म। जो अभी इलेक्ट हुए हैं, ट्रम्प साहब। हम्म। आप मुझे ये बताइए कि कहीं आपको 234 35 साल, 200 दो सदियां, और हम उसकी बात कर रहे हैं 2 सदियों से ज्यादा, कहीं उनकी पॉलिसी में कोई डिफरेंस कोई? और आज देखिए, अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो, अगर हम इस खुशी में हैं कि बस अमेरिका के वीज़ों की खिड़कियां खुलने लगी हैं, और अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाएगी, कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं मांगा जाएगा, और धड़ाधड़ पाकिस्तानी मसीही जो है, वो मुझे नहीं पता कि कोई माइग्रेशन यहाँ पर होने जा रही है ना, ट्रम्प मैं साहब के मैं थोड़ा सा अमेरिका थोड़ा में। थोड़ा तो और हम नईम साहब किसी और रुख पे ना चले जाएं, हम खुदा ना खास्ता। जी उनको जी। कहा यह जा रहा है कि मैन ऑफ गॉड, मैन अच्छा ऑफ चले, गॉड का। मैन ऑफ, जी 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 जी, मैं इसी पे आ जाता हूँ कि अच्छा। मैन ऑफ गॉड जो है, देखिए ये होना, ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, इट्स हम्म। ऑनर। इफ हम्म। एनी बॉडी कॉल्ड के भी ही इज द मैन ऑफ गॉड, खुदा का हम्म। बंदा, या खुदा का ममसू, तो ये मेरे हिसाब से एक ऑनर की बात है किसी भी मसीही के लिए। हम्म। तो अगर आज हम इस वजह से खुश हैं
कि अमेरिका में कोई मैन ऑफ गॉड आ गया है और खुदा का कोई बंदा आ गया है। तो मेरा ख्याल है अभी हमें इसके ऊपर भी काफी सारी चीजों को वक्त के साथ लगेगा। अभी तो आपको पता, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, पंजाबी में कहते हैं ना जी। हम्म। और अभी तो जाहिर बात है टाइम गुजरेगा। अभी तो 20 जनवरी को जो है उनको 2025 में अपने ओहदे का हलफ लेना है। और उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है आप आज आप देख लीजिए कि अमेरिकन प्रेस जो है वो आज उसको मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ थोड़ा, कुछ अखबार जो मैं पढ़ता हूँ उसमें अमेरिका के भी हैं। तो आप ये देखिए कि आज जो अमेरिकन प्रेस जो है वो पेंटागन के हवाले से और बाकी जो चीजों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। तो मुझे बड़ा आज ये मेरी फीलिंग है कि बड़ा मुश्किल होगा। मुझे ये नहीं लग रहा कि ट्रम्प ने जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में स्मूथ सेलिंग की, और जो उनके बारे में ये कहा जाता था, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि यू टर्न ले लिया जाता है, मतलब एक आम इस्तेलाह है, समझाने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये नहीं कि वहां भी ऐसे ही है। लेकिन इनके बारे में ये मशहूर हुआ कि यू टर्न एकदम खड़े खड़े कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और जो पॉलिसीज नहीं होती। और देखिए मुझे नहीं लग रहा कि इस दफा ट्रम्प साहब के लिए कोई इतना स्मूथ सेलिंग होगी और इतना वो स्मूथली जो है वो चीजों को लेके पॉलिटिकल नारे जो हैं जो उन्होंने अपनी रैलियों में किए, ट्रांसजेंडर्स वाली जो आपने बात की, फिर आपको पता है डिस्प्यूटेड लॉ बहुत ज्यादा रहा। डिस्प्यूटेड इसलिए कि अबॉर्शन लॉ के ऊपर जो है वो कुछ खुदा के खादमीन जो हैं, मतलब उनके मैं नाम ले देता हूँ, बिली ग्राम साहब के साहबजादे, उसके बाद हम्म। जॉन हेगय जो हम्म। हैं, उन्होंने उन्होंने एक बड़ा सख्त स्टांस लिया अकॉर्डिंग टू बाइबल। और मैं ये समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने उनको फॉलो किया, स्टडी किया, कि उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने उसको ओन किया कि ठीक है अगर बाइबल के मुताबिक ऐसा है तो हम इसको ऐसे ढालेंगे, यानी अबॉर्शन लॉ। लेकिन फिर डेमोक्रेट्स आ गए, कैमला आ गई और वो बाइडेन साहब आ गए, और वो उस तरह से नहीं हो सका। और आपको मालूम है कि इस दफा मैन ऑफ गॉड के लिए जो आप जो बात करें, मैं इसमें एक और चीज का इजाफा करना चाहता हूँ कि वोटिंग से एक रोज कबल जो पास्टर जॉन है गए हैं, जिन्होंने, आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिनसे ओथ लिया था, आपको हम्म। शायद याद होगा कि अमेरिका की तारीख में पास्टर जो हैं उनसे ओथ लिया गया था, उन्होंने प्रेसिडेंट से ओथ लिया था। तो उन्होंने एक पैगाम जारी किया था अमेरिकन कौम के नाम, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बाइबल को वोट दीजिए। ये आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, उनकी वीडियो भी, अगर हम्म। किसी को चाहिए हो तो मेरा नंबर जरूर ले लें, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। एक दिन पहले जो उन्होंने अपना बयान जारी किया था और अपील की थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप दीगर लोगों को भी इस पे कन्विंस कीजिए कि आप बाइबल को वोट दें। मतलब उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था बाइबल को वोट दें। अब वो सबको समझ लग रही थी कि क्योंकि वो अबॉर्शन लॉ के ऊपर और दीगर लॉज के ऊपर जो उनका स्टांस था डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बाद जो कैंपेन चल रही थी, और फिर एक वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कैमला की, वो जब उन्होंने कहा कि जीसस इज किंग, और इस तरह से वो जलसे के अंदर जो उनकी डिबेट हुई कुछ शुरका के साथ, तो उसके बाद तो फिर ये सारा व्यू क्लियर हो गया, वन वे हो गया था कि ये जो है ये चर्च बड़ा स्ट्रांगली स्टैंड कर गया है अमेरिका में, और उनका कैंडिडेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और चर्च ये चाह रहा है, या जो बिलीवर्स हैं वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते और अमेरिका में दोबारा से बाइबल के मुताबिक जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो। तो अब ये बिल्कुल आपकी बात को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, आपने ये बड़ा अहम सवाल किया, और इसको सेकंड भी करता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल नारे, पॉलिटिकल रैलियां, मैं पिछले 27 साल से पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और 27वां 28वां साल हो गया, और मैंने तकरीबन कोई, अगर आप 97 के इलेक्शन से देखें तो मैंने ऑनवर्ड पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस कवर किए हैं, और एक दो ममालिक के इलेक्शंस कवर करने का भी मुझे मौका मिला है। तो जो पॉलिटिकल नारे होते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन होती है और जो रियलिटी होती है, ये तीनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। आप, जब आपका मजमा सामने होता है ना जी, आप स्टेज पे खड़े होते हैं और माइक आपके सामने होता है, और आप द की मैन होते हैं, यानी आपने कहना है बैठ जाए तो मजमा बैठ गया, आपने कहा खड़े हो जाए तो मजमा खड़ा हो गया। इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में बहुत फर्क होता है जब आप जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, जब आप अपनी मनसब सदारत पर फायज होते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठते हैं। उसके बाद की जो सिचुएशन या आपके सामने जो व्यू होता है, जो विंड स्क्रीन होती है आपके सामने, वो डिफरेंट होती है। अब इम्प्लीमेंट कैसे वो करेंगे, अभी वो ये कहते हैं, मतलब मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ कि उन्होंने ऐलान किया कि जंगे नहीं, हम अमन करेंगे, और ये इसी के ऊपर उन्होंने अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन को बेस किया। लेकिन आज जो दुनिया जिस चीज से नबरदजमा है, मशरक वस्ता के अंदर आप देख रहे हैं इसराइल और जो सारा वॉर जोन इस वक्त वो बना हुआ है, क्या मैं इस चीज को अभी समझने से बालातर हूँ। मेरे लिए ये अभी जाहिर बात है, जब वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने इस नारे को, अपने स्लोगन को जो उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलीज में, जलसों में किया है,
कैसे वो सारे इस मामले को डिफ्यूज करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, कैसे इसको अमेरिका सेटल करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो ये अभी हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि अभी तो हमने उनकी ताज़ा ताज़ा तकारीर ये 3 रोज कबल ही खत्म हुई हैं, जब इलेक्शन में वोट डला है, तो उससे पहले की जो सारी तकारीर है, फिर उनकी जो विक्ट्री स्पीच आई है नईम उस। साहब, जो कुछ आजकल में, आज जी। और कल गुजरे कल में जो मिले हैं कि रशिया का विलिंग है मुज़ाकरात करने के लिए इनके साथ, ट्रंप के साथ। जी। फिर जो है इसराइल का भी, उनका वजीर आजम भी करने के लिए तैयार है। फिर चाइना की भी गुफ्तगू, जो एक बिजनेस इस वक्त दुनिया का सेकंड जो है वो चाइना एक बिजनेस करता है। ये सारे एक लग रहा है। फिर एक जहां पॉजिटिव लाया, उन्होंने नेगेटिव भी ये जो बात की है कि यहाँ पे अमेरिका में कोई जहादी नहीं रहने दूंगा मैं। तो जहादी से फिर टेंशन जो है वो क्रिएट होती है जो इस्लामिक मुल्कों के साथ। जी। एक तो ये बात जो है वो सामने आई है आजकल में। दूसरी बात, एक शोर बड़ा अजीबोगरीब सा आया था कि ये इमरान खान का हामी है। एक बात कि इमरान खान का हामी है, दूसरी कल जो सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे कि जी हमने कहा है कि डॉक्टर हमें हमें वापस कर दीजिए। ये अफगानिस्तान वाली जिसने एक अमेरिकन को मार दिया, तो मेरे जहन से अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, यू आर आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जी। कि वो जब किया तो उन्होंने कहा जी हमें इमरान दे दो, तो हम आपको, ये अब कल की बात है। ये इस तरह की क्यों जो है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ऐसी सामने आई है ये वाली। अच्छा, अब इसमें ना पॉइंट टू पॉइंट मेरा ख्याल वन बाय वन आ जाते हैं। ये जी जो जी। आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने स्पीच सुनी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो हम्म उन्होंने जहादियों के हवाले से की है। वो मैंने उसको बड़ा बगौर सुना है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन हो गया हम्म कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं, जो सोशल लिबरल मुल्क के अलावा, सोशल उन्होंने कहा कि उनका यूरोप की तरफ इशारा था, और लिबरल कम्युनिटी उन्होंने कहा कि जो हम मोतदल हम्म मुआशरे हैं, इसमें इतने हम्म इतने बड़े मुजाहरे जो हैं वो कैसे हम्म मुमकिन हुए। ये हम्म लोग कहाँ से आए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को ब्लॉक किया है? वो लोग कहाँ से हैं? अगर आप उनका पूरा फिक्रा, मैं उनको रिकोट कर देता हूँ, आपको कोट कर देता हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं जिन्होंने लंदन शहर को ब्लॉक किया, ये लोग हम्म कहाँ से आए जिन्होंने यूरोप को ब्लॉक कर दिया और हम्म वहां हंगामे किए और क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल मैचेस के ऊपर अटैक्स हुए। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी पॉलिसी को रिविजिट ना करूं इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, कि ये जिहादिस्ट और ये सारी जो वर्डिंग उन्होंने यूज की। तो हम्म देखिए, ये उनका एक इंटरनल मामला जरूर है। उनका मुल्क इस तरह इस वक्त जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है, 9/11 जैसा वाकया जो है वो अमेरिका में हुआ है, ट्विन टावर जो है वो वहां गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि उनको बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी जंगें इस सारे मामले के पीछे, दुनिया की महंगी तरीन जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं। तो अगर वो समझते हैं कि फिर से वो पॉलिसी जो है और उसकी वजह से कोई फ्लॉ आ गया है और फिर से सारा उनको सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, तो जाहिर बात है ये उनका अपना इंटरनल मैटर है, वो इसको कैसे एड्रेस करते हैं, ये मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इसको हमें वक्त जो है वो बताएगा। इमरान खान साहब के हवाले से आपने बात की कि वो जी हम्म, हामिद मीर साहब ने ये कहा कि हाँ, ट्रंप की फोटो दिखाई उनकी और जलसों में और वोट लिए। अच्छा, वो एक तो वो प्रूव नहीं हो सका, दूसरा ये है कि ना उसकी कोई वीडियो है ना कोई बात है, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद ट्रंप को उनका पूरा नाम भी मेरा ख्याल है कि नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक कंपेन है यहाँ पाकिस्तान में। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया, जैसे पूरी दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया कंपेन जो हो रही है उसकी जद में है, बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी हुकूमतें। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, आपको फिर मैं वही थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि एक तरफ एक भारत ही मान नहीं है, जहां से आपको मालूम है कि आईटी दुनिया की 11 बड़ी जो सबसे टॉप कंपनीज हैं, उनके जो हेड्स हैं आईटी कंपनीज के, वो तमाम के तमाम इस वक्त ना सिर्फ हिंदू हैं, बल्कि उनका ताल्लुक भी भारत से है। ये जरा आप नोट कर लीजिए। तो पाकिस्तान, आप सोचिए कि किस ट्रॉमा से इस सारे मामले में गुजर रहा है और किस किस्म की वो बैटल फील्ड में है। और इसीलिए हमारे यहाँ फिफ्थ जनरेशन वॉर और बड़े बड़े जो स्लोगन्स वो दिए गए हमारे अदारों की तरफ से, लेकिन क्योंकि अभी हम इसको फेस कर रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान भी इस ट्रॉमा से गुजरा। बाकी जहां तक रही बात, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं इसमें मालूम कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो रिप्लेसमेंट है वो इमरान खान है, क्योंकि आपको मालूम है कि शकील अफरीदी साहब के बारे में तो हमने सुना था, आपको याद होगा, जो एबटाबाद में गिरफ्तार हुए थे उसामा हम्म बिन लादेन का 2 मई का जब ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पाकिस्तान से, शकील अफरीदी की जो एक्सचेंज थी
उसके हवाले से जरूर मेरे इल्म में था कि इस पे कहा गया था कि शकील अफरीदी अगर अमेरिका को दे दिया जाए तो उस पे फिर गौर फौज किया जा सकता है कि शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उसकी रिप्लेसमेंट में हो जाए। तो अब ये भी जाहिर बात है, हुकूमतों का फैसला और वक्त जो है वो बताएगा कि किस तरह से इसको। अभी तो 20 जनवरी और अडयाला और ये सारे जो मामला अभी और मैं यार आप डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। यहाँ तो पाकिस्तान की जो फिजा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस तरह से है कि आज पीटीआई का स्वाबी में जलसा था, वहां बकायदा तौर पर अमेरिकन फ्लैग्स जो हैं उस जलसे में लहराए गए हैं, और बकायदा तौर पर उस जलसे के जो शुरका हैं वो अमेरिकन फ्लैग्स के साथ पीटीआई और अमेरिका का फ्लैग इकट्ठे लेके जलसागाह में आए हैं। तो अब आप मतलब समझ सकते हैं कि अभी वहां क्या होना है। तो वो चौधरियां दे घर की बनता है, लेकिन नच नच के अगे जेड़े कम वो कहते हैं ना वो कमले हो गए। तो अभी ये 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 तो खैर वक्त जरूर डिसाइड बाय द बताएगा। टाइम जी। लेकिन सर कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर सामने आई, जैसे जब जीत का ऐलान ही हुआ ना, पहले जीत का जी ही तो अरब ममालक से गालबन मेरा ख्याल है गजा के, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका बेहतर है कि अमेरिका इससे अलग रहे, जी इस जंग से अलग रहे। जी जी एक एक तरह का उनको वार्म क्या लें या किया कि भाई आप इससे अलग रहे। लेकिन जो पीस साल है ना, शायद हो भी सकता है कि ट्रंप ने शायद कुछ सीख भी लिया, कुछ सीख लिए। हैरत तो यही, असल में सियासत में आखिरी कोई नुक्ता नजर होता नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए ट्रंप ने ही कहा था कि वो प्ले बॉय जो है पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। तो अब वो ही नारे लगा रहे हैं। तो आप देखें क्या होता है, किस तरह से क्या करता है। तो आपके जहन में कोई ऐसी, मैंने असल में चाह रहा था, मैंने फिर खुद ही उसमें एक्सप्लेन भी किया कि चार बड़ी अहम हैं, एक मजहबी क़यादत, एक सियासी क़यादत, फिर एनजीओ की आदत भी आपकी वहाँ बड़ी मुतहरक है। मेरा ख्याल है वो अवेयरनेस के तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं इतना नजर आया कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल जो है वो किया हो। या फिर सोशल हमारे एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनका कुछ रिजल्ट आया तो फिर इजाजत लेते हैं इन पे बात करने की। आप मुख्तसर अगर करना चाहे, सियासी मजहबी तो हो गई, आप जी एनजीओ की जरा थोड़ी बात कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो अपनी क्रिश्चियन एनजीओ हैं और जी 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 एक्टिविस्ट जो हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट और चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, वो किस मियार पे उतर रहे हैं, पूरा वो कोशिश देखिए कर रहे हैं कि कम्युनिटी को उठा ले। जी 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 जी, मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपको हम्म। मालूम है कि जो सोशल मीडिया सेक्टर के लोग होते हैं ना जी, हम्म। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ऑल द वॉच डॉग्स ऑफ एनी सोसाइटी ना जी। तो हम्म। किसी भी सोसाइटी में अगर आप वॉच डॉग्स जो हैं हम्म। वो देखें, गवर्नमेंट हर सेक्टर में नजर नहीं रख सकती। हम्म। कलील और महदूद वसाइल है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब जो है, इसमें जो पुलिस की तादाद है वो देख लीजिए आप कितनी, और आबादी कितनी है। किसी भी मुल्क में इसी तरह ही है। हम्म। इंग्लैंड में देख लीजिए लंदन की पुलिस की तादाद कितनी और वहां रहने वालों की कितनी है। तो जो हमारे सोशल सेक्टर होता है वो बिलाशुबा वो एक वॉच डॉग की तरह, ये जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ मिलके आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। इनके जो फीडबैक है वो लेना होता है, और उसी की पैराए में उनको एतमाद में लेकर आपको सोसाइटी के सेगमेंट के साथ मिलके जो है ऐसे जो है वो काम करने होते हैं जिससे सोसाइटी जो है वो चलती रहे, उनको बेनिफिट्स मिलते रहे। ठीक है ना जी। तो अब एनजीओ जो है वो जरा थोड़ा सा पाकिस्तान में एनजीओ का, क्योंकि वर्किंग स्टाइल और है और मामला कुछ और हैं। अब जो ऑन ग्राउंड लोग हैं वो समझ लीजिए कि खते गुर्बत से भी बहुत नीचे हैं, और एनजीओ सेक्टर जो है वो जरा थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। वो गाड़ी शाड़ी आ जाती है, फिर दफ्तर एक आलीशान को डिफेंस में गुलबर्ग में इस तरह से मिल जाता है। तो वो फिर थोड़ा सा फ्लॉ भी आता है, गैप भी आता है। और पॉलिसीज जो हैं वो जाहिर बात है, जब तक मेरे एक उस्ताद थे तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं इब्तदाई दिनों में जर्नलिज्म में आया, प्रैक्टिकल फील्ड में, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे ना ये चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि मुआशरे में क्या हो। क्योंकि हम जब वो पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल, तो मैं चाहता था कि प्रैक्टिकल भी हम उसको करें, देखें। तो उन्होंने मुझे एक सादी सी बात की कि तुम जो अपना सफर है वो वैगन और बस में शुरू कर दो। बस और वैगन से सफर किया करो, या ढाबों पे बैठा करो, या चले फिरा करो जरा ज्यादा पैदल। तो तुम्हें पता रहेगा कि मुआशरे में क्या हो रहा है। और वो बात मैंने अपने जब पल्लू से मतलब अपने बांधी जेन में बिठाई, और मैंने बस से सफर शुरू किया, तो यू कांट इमेजिन कि मैं एक दिन एक अमेरिकन को पाकिस्तान की बस में, उस वक्त जरा दौर अच्छा था, वक्त जरा थोड़ी पिछली बात आपको बता रहा हूँ,
तो एक अमेरिकन भी उस बस में बैठा हुआ था। डेवो बसेस लाहौर में चलती थी, शुरू शुरू एयर कंडीशन बसेस चली थी, तो मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था। तो लोग उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से अपने मसाइल डिस्कस कर रहे थे, और अमेरिका की पॉलिसी को उस दौर में मुझे याद है कि उस बस में डिस्कस हो रही थी, जो किसी भी अच्छे से अच्छे टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं हो सकती। और वो रिवाज सम स्टूडेंट टाइप, एक प्रोफेसर थे वो जो यहाँ आए हुए थे, वो भी एक स्टडी पे थे और वो भी इसीलिए सफर कर रहे थे। तो जो कुछ उन्होंने उस वक्त मुझे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे आई थिंक, उनका मुझे नाम भी याद होगा। तो वो उस वक्त जो उनकी डिस्कशन थी, वो कोई हमारे 1.5 घंटे का सफर था, उसमें जो कुछ सीखने को मिला आज तक मुझे बड़े से बड़े उस्ताद से नहीं सीखने को मिला। तो जब तक आप ग्रास रूट लेवल जो है खुद से जो है लोगों की फीडबैक को टेक अप नहीं करेंगे, तो आपने कैसे उनके मसाइल हल, मैं कैसे उनका कोई ऐसा राइटअप या कुछ ऐसी आवाज उठा सकूंगा किसी राइटअप में, जब तक मुझे ऑन ग्राउंड उनका हकीकत मालूम नहीं होगी कि लोग बिजली के बिलों से किस तरह आवाजार हैं, आटा कितने का हो गया, दाल कितने की है, घी कैसे है, और ये जो सारी लाइफ की एसेसरीज हैं, ये किस तरह लोग अफोर्ड कर रहे हैं, या कितना मुश्किल हो गया बच्चों के स्कूल की फीस देना। तो आप कभी भी जो एनालिसिस ठीक नहीं करेंगे, जब एनालिसिस ठीक नहीं होगा तो आप किसी के लिए आसानी तब तक नहीं पैदा कर सकते जब तक आप उसको ऑन ग्राउंड आप उस मुश्किल से आगाह नहीं होंगे, उस दर्द को जो वो झेल रहा है, सह रहा है। अगर आप उसके मसीह हैं तो फिर आपको वो दर्द महसूस करने के लिए मालूम होना चाहिए कि जब किसी को कट लगता है तो उससे कितना खून बहता है और कितनी दर्द आती है, तो फिर ही आपको मालूम होगा कि इसका इलाज कैसे हो सकता बस मैं ये एक सोच रहा था, एक जाते जाते एक छोटा सा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का मोस्टली ताल्लुक है पंजाब से। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपको कह दूं, फ्रैंकली कह दूं कि चारों सूबों के, मतलब 4 सूबे, मेन सूबे की बात कर रहा हूँ, आपको वजीर आला या जिनकी पॉलिसी है बेहतर कौन लगता है? शायद ये ना मुझे लोग कह दें कि यार ये शायद नून लीग के, दोनों ही नून लीग के आगे हैं या ये आगे, क्योंकि लगता तो ऐसे ही है। स्कूल जब बंद किए तो किसी ने इश्तहार लगा दिए थे टोटली पंजाब हुकूमत जो है वो फेलियर है उसका, कि समोग में जो है स्कूल बंद कर लिया, हालांकि बेहतर था ये। तो आपको कहूँ कि ये जो वजीर आला पॉलिसी, सूबाई पॉलिसी जा रही हैं, कौन सी अच्छी है? तो फिर हम इजाजत लेते हैं जी। है। देखिए, दो ही जगह हैं जहां माइनॉरिटीज लीडिंग हैं, पंजाब में मसीही, सिंध हाँ, में हिंदू, फिर हिंदू। बलूचिस्तान और केपीके में एक हद तक मसीही और हिंदू, मतलब ये हमारे पास जो हम्म, कम्युनिटीज हैं वो यही लीड करती हैं। अब आप, क्योंकि हम ज्यादातर फोकस करते हैं मसीहियों को, मसीही जो हैं वो तो जाहिर बात है पंजाब में है। तो पंजाब हम्म, में आपने अभी दिनेश कुमार जो उसकी स्पीच सुनी होगी, जो बलूचिस्तान से अभी बलोचिस्तान अभी, दिनेश का। हाँ जी, दिनेश कुमार सेनेटर हैं। तो मैं, अगर जिन्होंने नहीं सुनी तो सिर्फ उनकी स्पीच से कुछ चीजें कोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मैं अपने हम्म, से कोई इसका एनालिसिस नहीं करता, ताकि फिर कोई ब्लेम ना कर दे हमें। तो हम्म, उन्होंने ये कहा कि ये दिवाली की जो तकरीबात हुई, पंजाब में सबसे बड़ी दिवाली की तकरीब हुई, हालांकि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में नहीं है पंजाब में। हम्म, हम्म, रहीम यार खां या जो हमारा जनूबी पंजाब है उसका कुछ एक हिस्सा है, उसमें कुछ हिंदूज हैं और कुछ सिख हैं, कुछ चंद हजार के करीब पूरे मुल्क में, क्योंकि वो हैं, उनकी तादाद 14-15 हजार के करीब पूरे मुल्क में है। तो उसकी जो तकरीब पंजाब में हुई और जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसको ट्रीट किया, हम्म, उसके बाद दिनेश कुमार ने सेनेट में एक स्पीच की, हालांकि ही इज नॉट बिलोंग्स टू द पीएमएलएन और हुकूमती इत्तेहाद से भी नहीं है, ये बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन से हम्म। वो बिलोंग करते हैं। हाँ जी, लेकिन जो दिनेश का। कुछ उन्होंने, जी। हाँ, जो कुछ उन्होंने अकलीतों के हवाले से पंजाब में हो रहा है उसको कोट किया। मेरा ख्याल यही सबसे बेहतरीन वो आईना है जिसमें हम किसी भी सूबे की कारकर्दगी जो देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, वो मेरे फेसबुक पेज पे भी लगी हुई है। वैसे भी दिनेश कुमार जो है बड़े फेम सेनेटर हैं, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, सेनेट पे भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन इस वक्त मेरे हिसाब से जो है वो बेस्ट परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म कर रहा जी जी। तो इजाजत चाहेंगे आपके शुक्रिया अदा करते हुए। एक है, मैं पहले से भी बता देता हूं ताकि नाजरीन भी अलर्ट रहें कि इनके साथ जो नेक्स्ट मेरा सेशन है, काफ़ी देर से मुझे खुद नहीं समझ आई इस बात की कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नून लीग में सबसे ज्यादा मसीहों के साथ जुल्म और जबर हुआ है, वाकयात हुए। इस पे बात करेंगे हम जब नेक्स्ट नईम कैसर साहब के साथ आएंगे, तो इस पे खसूसी बात करेंगे, क्योंकि बड़ा अहम अहम बात है जो आम लोगों के समझ से शायद ना आए कि क्या वजूहत है। तो इजाजत चाहते हैं, खुदा है। थैंक आप यू सो सब मच का जी, हामी बहुत नसीब। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, ओके।